हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सीरीज कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा ज्योग्राफी का सीरीज का पार्ट है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले वीडियोस में हमने फिजिकल लैंडस्केप, एस्ट्रोनॉमी एंड क्लाइमेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। आज का एजेंडा है ओशन, वेजिटेशन और मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। लेट अस बिगिन। अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस देखें तो ओशन में आपके अराउंड 8 क्वेश्चंस आए। नियरली एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपका ओशनोग्राफी से आया ही है। तो आइए देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव कम। 2011 में ला नीना पे क्वेश्चन पूछा था दैट ला नीना हैज सस्पेक्टेड टू कॉज रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। ला नीना के कारण फ्लडिंग हुई है ऑस्ट्रेलिया में। पूछा था कि ला नीना कैसे डिफरेंट है फ्रॉम एल नीनो। तो दिस, अगर आप ओशन के क्वेश्चंस भी देखें तो ओशन के क्वेश्चंस जनरली ला नीना, एल नीनो पे ही सेंटर्ड अराउंड है। ला नीना, एल नीनो, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन इंडियन ओशन डाइपोल। तो इस पे ही आपके क्वेश्चंस सराउंडेड है। तो हम अगर ला नीना और एल नीनो को देखें, हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। तो ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, whereas El Nino is characterized by unusually warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या लानीना के कारण कोल्ड ओशन टेम्परेचर होता है इन द इंडियन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन एंड एल नीनो के कारण पैसिफिक ओशन में। तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो इंडियन ओशन में लानीना और एल नीनो नहीं होता है। जो एल नीनो और लानीना का जो कंसेप्ट है, जिसको आप एल नीनो या एनसो भी कहते हो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये जनरली आपको पैसिफिक ओशन में ही दिखता है। यू हैव अ फ्लिप फ्लॉप वेरिएशन इन द पैसिफिक ओशंस, द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। टू से दैट कि ये अनयूजुअली कोल्ड टेम्परेचर लगेगा इंडियन ओशन में, ये आइडिया गलत है। यहाँ पैसिफिक ओशन होता तो एक बार समझ में भी आता, बट इंडियन ओशन कहाँ से आ गया? Therefore, this is definitely wrong. El Nino has adverse impact on southwest monsoon of India, but La Nina has no impact on the monsoon climate. ऐसा नहीं है, दोनों ही impact करते हैं। El Nino का adverse impact होता है और La Nina positively impact करता है। La Nina में मतलब और बारिश आती है, positive impact भी बोल सकते हैं, साथ साथ उसके साथ associated flooding भी हो सकती है। In this 2022, you saw that there was lot of floods in Pakistan because La Nina year था। Even बेंगलुरु में बहुत floods आ गए थे इंडिया में। That was because क्योंकि 2022 was considered to be a La Nina year। तो ऐसा नहीं है कि it will have no effect on the Indian monsoon। इसलिए therefore the answer is D। Both of them are wrong, whereas the answer, therefore answer becomes your neither one neither two। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि in the context of marine ecosystem, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing। तो ये पूछ रहा है कि जब आप मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ये सब सपोज आपका कॉन्टिनेंट है, ये आपका ओशन है। तो आपका जब ऑफशोर विंड्स होती हैं तो आपकी ये वाला जो सरफेस कंडीशन है, यहाँ पे आपका वाटर यहाँ चला जाता है। दिस इज द वाटर ऑफ द सरफेस, दिस इज डिस्प्लेस्ड बाय द सरफेस विंड्स एंड इट इज एक्यूमुलेटिंग हियर। एंड इनकी जगह पे, इसकी जगह पे ये जो ए पोर्शन जो डिस्प्लेस होके बी जगह पे चला जाता है, तो ए पोर्शन की के टाइम पे you have the upwelling, you have cold water coming up, the cold water coming up, the cold water coming up, the cold water coming up, this is nothing but upwelling। ये upwelling है, यानी क्या हो रहा है कि आपका ठंडा पानी ऊपर आ रहा है क्योंकि विंड ने ये वार्म वाटर को डिस्प्लेस किया, वार्म सरफेस वाटर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पे डीप कूल वाटर आता है ऊपर। तो क्यों ऐसा होता है? तो ये तो हमने देख लिया कि विंड के कारण होता है। क्या सिर्फ वाटर आता है कि साथ साथ कुछ और भी आता है? तो आप देखेंगे ये न्यूट्रिएंट्स भी ले आता है सरफेस में, क्योंकि वार्म वाटर जो सरफेस पे है उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट जो डीप वाटर है, जो कि कूल वाटर है, उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। देयरफॉर टू तो आंसर है ही, बट ये और कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं ले आता, ना ही डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सरफेस पे ले आता है, ना ही बॉटम ड्वेलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स को सरफेस पे ले आता है। तो आंसर देयरफॉर इज टू ओनली। ये हम ऑलरेडी अपने क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था उसमें ये देखा था कि अपवेलिंग क्या होता है और वो क्या क्या ले आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओशन करंट्स का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। हम ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, बट स्टिल एक रिविजन के लिए, ओशन करंट्स को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है। तो लेट्स से ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स ब्लो हो रही हैं,
एंड यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज ब्लो हो रही हैं. दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट्स. तो जैसे ट्रेड विंड ब्लो होती है तो एक पानी यहाँ पे इकट्ठा करती है. This water compile is turned to right in the northern hemisphere because of the coastline as well as Coriolis force. फिर यहाँ पे वेस्टर्लीज इसको पानी को यहाँ ले आती हैं एंड देन दे आर टर्न इनटू द राइट ऑफ दैट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द ओबीआर एंड द कोरियोलिस फोर्स. तो ये ऐसे जायर्स बनते हैं. तो आपका विंड ने, कोस्टलाइन ने, कोरियोलिस फोर्स ने आपके ये जायर्स बनाए जिसको आप ऑन द सरफेस अलोंग द कोस्ट आप ओशन करंट्स कहते हैं. तो क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है ओशन करंट्स को? रोटेशन, यस, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इससे से बनता है. एयर प्रेशर एंड विंड, यस, बिकॉज विंड इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस. रेवोल्यूशन डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन ओशन करंट्स. रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है. तो आंसर इसका आपका होगा 1, 2 एंड 3. रेवोल्यूशन टाइड्स वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बट ओशन करंट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता. डेंसिटी कैसे? सपोज ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है या इनक्लोज्ड सी है, कोई भी सी हो सकती है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, कोई भी सी ले सकते हैं. और यहाँ पे आपका ओपन ओशन है, यहाँ पे लेट्स से ये अटलांटिक ओशन है. तो क्या होता है, ये इनक्लोज सी है यानी यहाँ लैंड है सारा टाइम. तो ये सी बहुत वार्म हो जाती है. क्योंकि ये सी बहुत वार्म हो जाती है एज कम्पेयर टू ओपन ओशन, लेट्स से अटलांटिक ओशन, वो कंपेरेटिवली कूल होता है. तो इसमें ज़्यादा सॉल्ट्स आते हैं. कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो ज़्यादा सॉल्ट्स डिजॉल्व कर सकती है. कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो उसमें लेस सॉल्ट्स आते हैं. क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं तो डेंसिटी आ जाती है. ज़्यादा सॉलिनिटी आ गई, डेंसिटी आ गई, तो पानी नीचे आ जाता है. और पानी फिर नीचे नीचे यानी सरफेस से थोड़ा ही नीचे, सरफेस सी लेवल से थोड़ा सा ही नीचे आ जाता है. और फिर वो अटलांटिक ओशन की तरफ फ्लो करने लगता है. और वापस अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी की तरफ सरफेस पे वाटर फ्लो करता है. तो डेंसिटी आपके ओशन करंट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. लोकल ओशन करंट्स को एज वेल एज जो डीप ओशन करंट्स हैं उसमें भी डेंसिटी आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है. देयरफॉर द आंसर इज 1, 2 एंड 3. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन हम पिछले सेक्शन में देख चुके थे बट स्टिल हम फिर से देखते हैं. ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को. इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर इन द ट्रॉपिकल जोन एंड इन द टेम्परेट जोन. ट्रॉपिकल जोन में क्या हो रहा है? The western section of oceans are warmer than the eastern section, owing to the influence of trade winds. In the temperate zone, the westerlies makes the eastern section warmer than the western section. तो ये basically क्या पूछ रहा है? Let's say ये आपका continent है. This is the equator. This is tropics. This is temperate. ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. यहाँ पे कैसी विंड ब्लो होती है? तो ये दूसरा कॉन्टिनेंट है. तो आपके दो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये दो कॉन्टिनेंट्स हैं और ये ओशन है, और ये ओशन. यहाँ पे ट्रॉपिक्स में कैसी विंड ब्लो होती है? ट्रॉपिक्स में आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज ब्लो होती है यानी नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती हैं. नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स है, साउथ ईस्टर्न विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स और साउथ ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड्स एंड साउथ ईस्ट विंड्स. और यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज ब्लो होती है, यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज ब्लो. तो आप ये पूछ रहा है, क्या आप इतना समझ सकते हैं कि अपवेलिंग कहाँ पे हो रही है? वेयर इज द अपवेलिंग टेकिंग प्लेस? तो जो ट्रॉपिकल जोन है यानी ये वाला जो जोन है, यहाँ पे अपवेलिंग कहाँ हो रही है? इस रीजन में अपवेलिंग हो रही है. दिस रीजन इज हैविंग अपवेलिंग एंड दिस रीजन हैज डाउनवेलिंग. क्यों अपवेलिंग है? क्योंकि यहाँ पे ऑफशोर ट्रेड विंड्स हैं, वो पानी को लेके जाएंगे. तो यहाँ पे अपवेलिंग वाले रीजन में पानी कैसा हो जाएगा? पानी हो जाएगा ठंडा. पानी हो जाता है ठंडा. वाटर इज वेरी 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 कोल्ड एयर, वेयर वाटर इज वेरी वेरी वार्म एयर. आप देखेंगे सारे करंट्स भी आपको दिखेंगे ऐसे ही. आपके ओशन करंट्स भी आपको यहाँ पे ठंडे दिखते हैं और यहाँ पे आपको वार्म दिखेगा. क्यों हो रहा है? क्योंकि अपवेलिंग हो रहा है. क्वेश्चन यही है. इन द ट्रॉपिकल सेक्शन, इन द ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन है 0 डिग्री से 30 डिग्री. ट्रॉपिकल जोन में द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन. वेस्टर्न सेक्शन वार्मर है ईस्टर्न सेक्शन पे क्योंकि ट्रेड विंड्स के कारण. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और यही चीज आपकी देखना है कि टेम्परेट रीजन में आपकी अपवेलिंग कहाँ हो रही है और डाउनवेलिंग कहाँ हो रही है. टेम्परेट रीजन में डाउनवेलिंग यहाँ हो रही है और इस रीजन में आपकी अपवेलिंग हो रही है. यू हैव दिस इन दिस रीजन, यू हैव अपवेलिंग क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑफशोर ट्रेड विंड्स है तो ठंडा पानी आएगा, यहाँ पे अपवेलिंग होगी. In the temperate region, the westerlies make the eastern section of ocean warmer and then the western section. Yes, ये भी statement सही है. 2021 का क्वेश्चन है.
बेसिकली आपको इसके लिए बस अपवेलिंग और डाउनवेलिंग का ही कंसेप्ट अप्लाई करना था। आई होप अपवेलिंग का कंसेप्ट आपको पता है। जब भी विंड्स आपकी ऑफशोर होती है तो सरफेस वाटर क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, और बॉटम वाटर ऊपर आता है। जब भी आपकी विंड्स डिस्प्लेस करेगी सरफेस वाटर को तो आपका अपवेलिंग डाउनवेलिंग की बात आएगी। तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूछा था 2015 में, ईस्टवर्ड एक्सपोर्ट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। जो आपका इक्वेटोरियल काउंटर करंट होता है उसका ईस्टवर्ड फ्लो क्यों होता है? व्हाट इज एक्सप्लेनिंग द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द काउंटर इक्वेटोरियल करंट? इफ आई लुक एट this is your equator, this is 30 degree, let's say this is 30 degree. You have trade winds blowing, you have trade winds blowing. Because of the trade winds you have a equatorial current, you have a equatorial current. The equatorial currents generally आप देखेंगे, if you look at the currents you will look at that the equatorial currents, so this is let's say South America, you have Africa here, okay, here you can look at this, let's say this is your equator, you have equatorial current flowing like this, you have equatorial current flowing like this, you have equatorial current flowing like this, you have a equatorial current flowing अगेन ईयर आपका इक्वेटोरियल करंट है और इक्वेटोरियल करंट है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि विंड्स ऐसे होती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, साउथ ईस्टर्न विंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा विंड के कारण इक्वेटोरियल करंट ऐसे होता है। इसको आप बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसको कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस? व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस? दिस इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे वाटर पाइल अप हो जाता है। अब ये जो वाटर यहाँ पाइल अप हो गया, अब ये वाटर जाएगा, थोड़ा तो यहाँ पे चला जाता है, थोड़ा यहाँ चला जाता है, बट जो बाकी बच जाता है वो वापस ऐसे आने लगता है इन द फॉर्म ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करंट। यानी कैसा हो रहा है, ये आपका सरफेस है, सरफेस पे पानी ऐसे जा रहा है, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, कुछ पानी इस तरफ चला जाएगा जिसको हम ऐसे कह रहे हैं, और कुछ ऐसे रिटर्न आ जाएगा। ये है आपका इक्वेटोरियल करंट, ये है आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्यों बनता है, ये यूपीएससी ने पूछा था। व्हाई डू यू हैव काउंटर इक्वेटोरियल करंट? द रीजन फॉर द काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वो पूछ रहे थे क्या अर्थ का रोटेशन, द करंट दैट इज फ्लोइंग लाइक दिस, द करंट दैट इज फ्लोइंग लाइक दिस विद इन द सर्फेस, क्या अर्थ का रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट रिस्पॉन्सिबल है, क्या सैलिनिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्या इक्वेटर पे जो काम बेल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली यहाँ वाटर पाइल अप हो रहा है और ये पाइल अप वाटर नीचे जाके आपका काउंटर इक्वेटोरियल बढ़ता है। और वाटर पाइल अप क्यों हो रहा है? क्योंकि दो इक्वेटोरियल करंट कन्वर्ज हो रहे हैं। काउंटर इक्वेटोरियल करंट इसलिए होता है क्योंकि दो इक्वेटोरियल करंट आपके कन्वर्ज होते हैं। आंसर देयरफॉर इज बी। दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन 2015। एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द काउंटर इक्वेटोरियल करंट। आगे बढ़ते हैं। टाइड्स हम ऑलरेडी देख चुके कि टाइड्स क्यों होती है। We have covered this in our ocean lectures, but still I am revising it for you here, and again we will do other questions. The tide occurs in the oceans and seas due to which among the following? The gravitational force of sun, gravitational force of moon, or the centrifugal force of the earth. We have seen this. This is your earth. The sun and moon, they attract. This is called as the gravitational pull of sun and moon. You have equal and opposite force on the opposite direction called as centrifugal force. ये थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। Each force has equal and opposite force. तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इक्वल एंड काउंटर ऑपोजिटिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए आपके अर्थ पे यू कैन सी अ डिफरेंस इन दी वाटर लेवल। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आपका डिफरेंस इन दी वाटर लेवल है। ओके, दैट इज द रीजन फॉर द वाटर लेवल, डिफरेंट वाटर लेवल। दिस इज द रीजन फॉर योर टाइड। यही रीजन है आपके टाइड का। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था कि टाइड जो आती है ओशंस और सीज में, उसका क्या रीजन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, यस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, यस। तो द आंसर इज 1, 2 and 3। ये आपकी एनसीईआरटी में ही डायग्राम दिया हुआ है।
यूपीएससी कई बार डायग्राम से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू प्लीज डू नॉट स्किप दीज डायग्राम्स एंड योर एनसीईआरटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन था इंडियन ओशन डाइपोल पे। तो अगर हम अभी तक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन था एल नीनो ला नीना पे, एंसो पे, एक क्वेश्चन था टाइड पे, देयर वाज क्वेश्चन ऑन ओशन करंट्स, two question on ocean currents. One was about the counter equatorial current and one was about the formation of the ocean current. What forms the ocean current? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और आपका अपवेलिंग का भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं अपवेलिंग के बारे में। दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दी अपवेलिंग आल्सो, two questions on upwelling, two questions on ocean current, two questions on upwelling, one question on the strides and one question on the ENSO. Now we are moving on to the question of Indian Ocean dipole. Indian Ocean dipole is like the El Nino on the Indian Ocean. जैसे आपका एल नीनो के टाइम पे फ्लिप फ्लॉप होता है प्रेशर कंडीशन का पैसिफिक ओशन में, वैसे ही इंडियन ओशन के डाइपोल के टाइम पे आपका फ्लिप फ्लॉप कंडीशन होता है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में क्या होता है? So let us understand this by a diagram. This is your Africa, you have Saudi Arabia, India, you have Southeast Asia. ये है आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एक है अरेबियन सी साइड और एक है बे ऑफ बंगाल साइड। नाउ इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है? आपका कभी अरेबियन सी वार्म हो सकता है, कभी बे ऑफ बंगाल ज्यादा वार्म हो सकता है। दैट इज फ्लिप फ्लॉप कंडीशन। कभी अरेबियन सी ज्यादा वार्म हो गया, ज्यादा वार्म हो गया यानी किसके कंपैरिजन में? ज्यादा वार्म हो गया, बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन से। और कभी ऑपोजिट हो सकता है, दैट बे ऑफ बंगाल बिकेम मोर वार्म देन द अरेबियन सी। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन द अरेबियन सी इज मोर वार्मर देन द बे ऑफ बंगाल, वी कॉल दिस एज पॉजिटिव इन ओशन डाइपोल। व्हेन द बे ऑफ बंगाल इज मोर वार्मर देन द अरेबियन सी, call this as a negative Indian Ocean dipole. आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे there is more warming at the Arabian Sea and there is more cooling at the Bay of Bengal. So this is what? This is positive IOD. यहाँ पे there is a different conditions. This is more cooler and this is more warmer. This is negative phase, the negative IOD. Okay. What is happening in Indian Ocean dipole? Acha, remember one thing, that positive IOD is leading to heavy rains in India. So positive Indian IOD leads to more monsoon in India, whereas negative IOD leads to drought conditions in India, leads to drought conditions in the Africa. Logical है, लो प्रेशर है तो ऑब्वियसली ज्यादा बारिश आएगी, हाई प्रेशर है क्योंकि कम बारिश आएगी, ड्राउट कंडीशंस होगी। तो ये क्योंकि आपका प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहा है, आपका टेम्परेचर वेरिएशंस होता है तो प्रेशर वेरिएशंस भी होगा। जहाँ पे हाई टेम्परेचर है यानी वहाँ पे लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे बारिश भी अच्छी आएगी। जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे बारिश कम आएगी। लो टेम्परेचर अगर हुआ तो हाई प्रेशर हो जाएगा और बारिश कम आएगी। तो दिस इज वेरी लॉजिकल। तो आपको पूछा क्या था क्वेश्चन? इंडियन ओशन डाइपोल समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is or are correct? इंडियन ओशन डाइपोल जो हम न्यूज में देखते हैं जब हम फॉरकास्ट करते हैं तो उसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडियन ओशन डाइपोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर। डिफरेंस है सी सरफेस टेम्परेचर में बिटवीन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, नहीं, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन ही है। तो दोनों के क्या प्रेशर डिफरेंस है? वेस्टर्न इंडियन ओशन में और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इंडियन ओशन होना चाहिए था। देखो, एक वर्ड से आपका यूपीएससी का पूरा स्टेटमेंट सही और गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान से अपने एमसीक्यूज को पढ़े। इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना मॉनसून, द इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। हाँ, ये पॉसिबल है। ये सब एक्चुअली एल नीनो, ला नीना, आयोडी, ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को बढ़ा भी सकते हैं और एक दूसरे के इम्पैक्ट को कम भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही है, that IOD phenomena can influence the impact of El Nino on the monsoon. Therefore, the answer is 2. So this is about your Indian Ocean dipole. क्या होता है Indian Ocean dipole और उसके कारण इफेक्ट क्या पड़ता है Indian Ocean? Moving on, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। The geographic regions, warm dry climate, mild wet winters, and evergreen oak trees. इसका शॉर्ट फॉर्म हमने देखा था WWW and STD. Wet winters, westerlies. Wet conditions होती हैं विंटर्स में वेस्टर्लीज के कारण, समर्स में ड्राई कंडीशंस होती हैं
ट्रेड विंड के कारण, ड्राई कंडीशंस बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। तो विंटर्स में क्या होता है, वेस्टर्लीज हैं इसलिए वेट है। विंटर्स में मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर्स में वेट कंडीशंस है क्योंकि वेस्टर्लीज हैं, और समर्स में ट्रेड विंड है इसलिए ड्राई कंडीशंस हैं। समर्स में ट्रेड विंड है इसलिए ड्राई कंडीशंस हैं। तो आपका मेडिटेरेनियन इसका आंसर है। मेडिटेरेनियन में आपकी ओक ट्रीज होती हैं, ऑलिव्स हैं, फिग्स हैं, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं। आपकी दिस इज देयर इन दी मेडिटेरेनियन सी, Mediterranean climate, the Mediterranean climate. This question have also we've seen in the previous video that altitude है 400 मीटर का। तो आपका नेचुरल फॉरेस्ट है आपका, और आपको कुछ कंडीशंस दी हैं, टेम्परेचर 30 to 31 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 20 या 21 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 या 31 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम टेम्परेचर 20 या 21 डिग्री सेल्सियस है, और रेनफॉल काफ़ी अच्छी है। इसका क्या आंसर होगा? देखो टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 9 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, यानी कम से कम 21 है या 20 है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 है या 31 है। जब इसकी बात करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन होता नहीं है, तो टेम्परेट बेल्ट तो नहीं होगा, वो टेम्परेट बेल्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली कम वेरिएशन आपकी ट्रॉपिकल बेल्ट्स में ही होती है, आपके ट्रॉपिक्स लैटिट्यूड में ही कम वेरिएशन है टेम्परेचर। देयरफॉर द आंसर कैन बी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। ये बारिश को अगर आप देखिए तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है, तो इसका आंसर है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड इन वेजिटेशन। हम ओशन से अब वेजिटेशन की तरफ बढ़े हैं। ओशन के हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस देख लिए, अब हम वेजिटेशन की तरफ जा रहे थे। हमने मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पे क्वेश्चन देख लिया, वी आल्सो लुक्ड एट द इक्वेटोरियल वेजिटेशन। ये क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स है, रेनफॉल स्कैंटी है, पीपल नोमैडिक हर्डर्स हो सकते हैं। क्लाइमेट एक्सट्रीम है यानी क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो ये रीजन, ये कंडीशंस, विंटर्स में बहुत कम टेम्परेचर, समर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ये कहाँ होता है? ये आपके टेम्परेट बेल्ट में होता है, ये आपके ट्रॉपिकल बेल्ट में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली और चेन्नई का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया वर्सेस टाइगा रशिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया वर्सेस कनाडा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड भी होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगी, पूरी बर्फ पिघल भी जाती है, तो क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम्स है। जितना आप इक्वेटर के पास होते हो आपका क्लाइमेट कम एक्सट्रीम होता है। रेनफॉल स्कैंटी है यानी रेनफॉल कम है। पीपल नोमैडिक हर्डिंग करते हैं यानी भेड़ चाल चलाते हैं, गाय चलाते हैं, कैमल्स, हॉर्सेस, याक्स, ये सब चलाते हैं। यानी आपका नोमैडिक हर्डर्स है यानी ग्रासलैंड्स होना चाहिए। हर्डिंग तो ग्रासलैंड्स में ही होता है, देयर हैज टू बी हैविंग ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स अगर आप देखें तो टुंड्रा तो ग्रासलैंड नहीं है, टुंड्रा में आपके सिर्फ मॉजेस या लाइकेंस ही होते हैं, तो टुंड्रा नहीं है। फिर सवाना ग्रासलैंड्स है, स्टेपी ग्रासलैंड्स है और प्रेरीज ग्रासलैंड्स है। सवाना ट्रॉपिक रीजन में आएगा, तो टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम नहीं हो सकता है, तो सवाना इज नॉट द आंसर। या तो स्टेपी होगा तो या तो प्रेरी होगा। प्रेरी इज ऑन अ वेटर साइड, प्रेरी यानी काफ़ी बारिश होती है, स्टेपी में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे रेनफॉल इज स्कैंटी दिया हुआ है, तो आंसर आपका होगा सेंट्रल एशियन स्टेपी। सेंट्रल एशियन स्टेपी यानी द टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी बात हो रही है। तो ये है आपका सेंट्रल एशियन स्टेपी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। दिस इज योर क्वेश्चन विच ईच डे इज मोर और लेस द सेम। हर दिन ऑलमोस्ट सेम है, मॉर्निंग क्लियर है और ब्राइट है, सी ब्रीज चलती है, सन क्लाइंब करता है हाई इन द स्काई, हीट माउंट होती है, डार्क क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और रेनफॉल आती है थंडर और लाइटनिंग से, बट रेनफॉल इज सून ओवर। ये कौन से रीजन की बात हो रही है आपको देखना है। ये बात कर रहे हैं कि हर दिन बहुत गर्म होता है, हीट बढ़ती है, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड बारिश देते हैं, एंड द क्लाउड रेनफॉल इज सून ओवर, यू हैव थंडर एंड लाइटनिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट यू हैव टू सी। सवाना में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मॉनसून में ऐसी कंडीशंस नहीं होती है कि डेली बारिश हो और बंद हो जाए, डेली बारिश नहीं होती है। मेडिटेरेनियन में भी ये कंडीशंस नहीं होती हैं कि डेली बारिश हो और जल्दी से बारिश खत्म हो जाए। आंसर इज इक्वेटोरियल। यू नो दैट इक्वेटर पे बहुत गर्म होता है, हवा उठती है, एवरी डे यू हैव शावर्स, दे आर कॉल्ड एज आफ्टरनून शावर्स। द मॉनसून के पहले वाला इंडिया में जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा ही होता है, तो ये इक्वेटर पे तो डेली एक्सरसाइज है, द आंसर इज इक्वेटर। ये वेजिटेशन के कुछ क्वेश्चन थे। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन वेजिटेशन पे जो पूछा है, दैट लीफ मॉडिफिकेशन अगर होता है डेजर्ट एरियाज में कि वाटर लॉस कम हो। ऐसा क्या होता है लीव्स के साथ कि डेजर्ट में उनका वाटर लॉस कम हो? तो लीव्स जो है वो काफ़ी पूरा का पूरा डेजर्ट वेजिटेशन अगर आप देखें तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर देती है। नॉट ओनली द लीव्स, आपके रूट्स, आपके लीव्स, आपकी स्टेम, आपके सीड,
आपके जो बाकी रूट्स हैं वो सब। पूरी की पूरी डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है। पानी को बचाने के लिए, आपका पानी को कंजर्व करने के लिए आपके जो प्लांट हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मॉडिफाई हो जाते हैं, क्या क्या मॉडिफाई होता है? सीड, रूट, आपका स्टेम, सब मॉडिफाई हो जाता है। तो दिस इज योर, क्या क्या होता है? अगर आप रूट को देखें तो रूट नीचे तक जाता है, अंदर तक जाता है, पानी जहां जहां उसको मिलेगा ढूंढने के लिए वो लंबा पहुंचता है। प्लांट्स के पास लॉन्ग टैप रूट है, हाँ है। लीव्स जो हैं, छोटी छोटी लीव्स हैं, लीव्स छोटी हो जाएंगी या लीव्स कांटों में बदल जाएंगी, स्मॉल लीव्स या स्पाइनी लीव्स हैं। ग्लॉसी या वैक्सी होती है, वैक्सी टाइप लगती है, थिक हो जाती है, थिक हो जाती है लीव्स, ताकि पानी का लॉस कम हो। तो इतना ज्यादा मोटा चमड़ा टाइप हो जाता है कि पानी का लॉस आपका कम होना चाहिए। तो ग्लॉसी एंड वैक्सी लीव्स, ताकि पानी का लॉस कम हो। सीड्स कई टाइम तक ऐसे सालों साल ऐसे पड़े रहते हैं और एकदम से जर्मिनेट कर लेते हैं जब पानी मिलता है। तो सीड अब डेथ नहीं होती है, सीड ऐसे डॉर्मेंट पड़ा होता है और जैसे पानी आएगा वैसे वापस से सीड वापस कल्टिवेट करने लगता है। प्लांट्स हैं, सम प्लांट्स वो अपने वाटर को स्टोर करते हैं। कहाँ कहाँ वाटर को स्टोर कर सकते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में, जहाँ पे पानी बचा सके बचा देते हैं और ऐसे फूल जाते हैं। सक्यूलेंट कहते हैं उसको, फूल जाते हैं, आपका पानी भर जाता है, उसको सक्यूलेंट कहते हैं। तो आपका स्टेम मॉडिफाई होता है, रूट मॉडिफाई होता है, लीव्स मॉडिफाई होता है, लीव्स छोटी हो जाती हैं, लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं थॉर्न्स में, लीव्स वैक्सी हो जाती हैं। और आपका जो हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम है, रूट ऐसे इधर भी भागने लगता है हॉरिजॉन्टल तरीके से, इधर भी भागने लगता है हॉरिजॉन्टल तरीके से, ताकि पानी मिल सके। तो यहाँ पे जस्ट बिलो द सरफेस भी आपका ऐसे रूट्स भागने लगता है। क्वेश्चन क्या था कि क्या क्या लीफ मॉडिफिकेशन होता है डेजर्ट में ताकि वो अपना वाटर लॉस को कम कर सके? हार्ड एंड वैक्सी लीव, हाँ। टाइनी लीव्स, हाँ। थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, हाँ। ऑल ऑफ दी अबव इज दी आंसर फॉर दिस। मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन पूछा था 2013 में, क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के? अगर आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? हम देखते हैं कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है। इट इज टू डेंस, वेरी 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 dense. It has all kind of trees. छोटी shrubs भी possible हैं. You have shrubs also. You have shrubs also. You also have roots. आपके रूट्स काफी नीचे तक जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंचता, इतना थिक कैनपी होता है कि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंचता, तो बहुत सारे प्लांट्स दे ट्राई टू क्लाइंब अप द ट्री। बहुत सारे प्लांट्स दे ट्राई टू क्लाइंब अप द ट्री ताकि उनको सनलाइट मिल सके। जैसे मनी प्लांट होता है, क्रीपर बोलते हैं इनको। मनी प्लांट कहाँ तक जैसे क्लाइंब करता है, वैसे ही आपके इक्वेटोरियल रीजन में भी ऐसे काफी सारे ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं, एपीफाइट्स होते हैं। तो वो आपके इक्वेटर में मिलते हैं। क्यों ऊपर जाते हैं? ताकि इनको सनलाइट मिल सके, क्योंकि नीचे तो सनलाइट पहुंचती नहीं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे। टॉल, क्लोजली सेट विथ क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कैनोपी। यस, कंटिन्यूस कैनोपी बनता है, नीचे का दिखता नहीं है। बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, यूनिक स्पीसीज होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। वेरी यूनिक स्पीसीज आर फाउंड एंड यू हैव प्रेजेंस ऑफ वेरियस एपीफाइट्स। एपीफाइट्स आर द क्लाइंबर्स, मनी प्लांट के जैसे वैसे आपके बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं, उसको आप एपीफाइट्स कहते हो। तो यस, एपीफाइट्स भी आते हैं ताकि आपको सनलाइट मिल सके। द आंसर इज 1, 2 एंड 3। What of the following are the unique characteristics of the equatorial forest? All of the above. आगे बढ़ते हैं। अब हमने ओशन देख लिया, हमने वेजिटेशन देख लिया, अब हम सॉइल्स की तरफ जाते हैं और इंडिया वेजिटेशन की तरफ जाते हैं। तो सॉइल्स और इंडिया वेजिटेशन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटेराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट? लैटेराइट सॉइल के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैटेराइट सॉइल होता क्या है, बाद में हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। लैटेराइट सॉइल लैटेराइजेशन के कारण बनता है। लैटेराइजेशन यानी क्या? जो दिस इज द लैटेराइट सॉइल, लैटेराइजेशन के कारण आपका लैटेराइट सॉइल बनेगा। लैटेराइजेशन यानी क्या होता है? अगर आप सॉइल का प्रोफाइल देखें, अगर आप पूरे सॉइल को देख रहे हैं, दिस इज माय सॉइल। सॉइल को मैं वेरियस लेयर्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ओ लेयर, ए लेयर एंड अदर लेयर्स। ये ओ लेयर है, ये ए लेयर है, ये ई लेयर है, ये बी लेयर है, ये सी लेयर। तो ये मेरा पूरा सॉइल है। ये सॉइल को आई एम डिवाइडिंग इनटू वेरियस लेयर्स। सॉइल में कई सारी लेयर्स होती हैं, बहुत
4 से 5 मीटर तक का आपका सॉइल जा सकता है। 4 से 5 मीटर की बात करें, बहुत ही ज़्यादा आपका सॉइल का प्रोफाइल हो सकता है। उसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओ लेयर में आपका काफ़ी लीफ पड़ी होती है, काफ़ी रूट्स पड़े होते हैं। ए लेयर में आपका काफ़ी डर्ट, लीफ सब मिक्सचर होता है और ये लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स में क्या होता है, जब भी काफ़ी पानी आता है तब आपकी लेयर्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स नीचे जा सकते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स नीचे जा सकते हैं, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स नीचे जा सकते हैं। लैटराइजेशन यानी क्या? लैटराइजेशन में आपका जो न्यूट्रिएंट्स नीचे चले गए वो है आपका सिलिका। सिलिका नीचे चला जाता है और ऊपर आपका आयरन और एल्यूमिनियम बचता है। ऊपर आयरन और एल्यूमिनियम एक्यूमुलेट हो जाता है और नीचे आपका सिलिका चला जाता है। जैसे सिलिका नीचे चला जाता है, ऊपर आयरन और एल्यूमिनियम एक्यूमुलेट होता है, तो रेड रेड कलर की दिखती है सॉइल। ये क्या ये रेड सॉइल है? नहीं, ये रेड कलर की दिख रही है। ये क्या हो रहा है? इसमें लैटराइजेशन हो रहा है। लैटराइजेशन यानी क्या? सिलिका का नीचे चले जाना और आयरन और एल्यूमिनियम का ऊपर रह जाना, आयरन और एल्यूमिनियम का ऊपर रह जाना, तो ये हो जाती है लैटेराइट सॉइल। ये इंडिया में कहाँ मिलती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हॉट टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और हॉट टेम्परेचर होता है, वहीं पे ये लैटेराइट सॉइल आपको मिलती है। तो लैटेराइट सॉइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? लैटेराइजेशन। लैटेराइजेशन यानी क्या? हॉट कंडीशंस में, गर्म कंडीशंस में और ह्यूमिड कंडीशंस में, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, गर्म प्रदेश में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सिलिका चला जाता है नीचे और ऊपर वाली लेयर्स में रह जाता है आयरन और एल्यूमिनियम। उसके कारण सॉइल लाल कलर की दिखने लगती है। तो पूरे प्रोसेस को आप लैटेराइजेशन कहते हैं और इसके कारण जो सॉइल बनती है वो होती है लैटेराइट सॉइल। क्वेश्चन देखते हैं, आर दीज जनरली रेड इन कलर? यस, दे आर जनरली रेड इन कलर। आर दे रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश? अभी मुझे पता नहीं है तो इसको मैं अभी छोड़ दूंगी। आर दे वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी? अगर लैटेराइट सॉइल हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस में होती है तो क्या ये राजस्थान और यूपी में डेवलप होगी? राजस्थान में तो बारिश नहीं है और वेस्टर्न यूपी में भी बारिश नहीं है, बाकी ईस्टर्न यूपी में भी, और यूपी में अलूवियल सॉइल होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, 3 तो ऑप्शन नहीं है। तो आंसर है इस पे क्या टैपियोका और कैश्यूनट ग्रो हो सकता है? जहां पे भी हॉट और ह्यूमिड कंडीशन हो, जहां पे भी गर्म और ज्यादा बारिश कंडीशन हो, वहां प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। कैश्यूनट हो सकता है, टैपियोका यानी साबू, साबू हो सकता है। तो टैपियोका और आपका कैश्यूनट हो सकता है। कैश्यूनट होता कहाँ है? गोवा। गोवा का कैश्यूनट देखो, गोवा में भी लैटेराइट सॉइल है, गोवा में भी आपका हॉट ह्यूमिड कंडीशंस है, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है। द आंसर इज देयरफॉर सी, 1 and 4 ओनली। हम सॉइल्स की तरफ आ रहे थे, हमने ओशन देखा, फिर हम वेजिटेशन की से देखे, फिर हम अब सॉइल की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है अभी इंडिया में सॉइल और वेजिटेशन की। तो क्वेश्चन है आपका, इफ यू ट्रैवल थ्रू हिमालयाज, अगर आप हिमालयाज में जा रहे हैं, दिस इज वेयर यू आर, अगर आप हिमालयाज में चढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू लाइकली टू सी? कौन से आपको प्लांट्स दिख सकते हैं? क्या आपको ओक दिखेगा? ओक क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट फॉरेस्ट आपको दिखता है हिमालयस में, तो आपको ओक दिखेगा। हमने जब पढ़ा था वेजिटेशन ऑफ इंडिया, तब हमने देखा था कि हिमालयस में रोडोडेंड्रन भी मिलता है, जो ब्यूटीफुल कलरफुल प्लांट्स होते हैं। जब वेजिटेशन ऑफ इंडिया देख रहे थे तब उसमें देखा। क्या सैंडलवुड मिलता है? अगर आप सैंडलवुड की बात करें, चंदन की बात करें, चंदन आपको साउथ में मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, नहीं, ये हिमालयस में नहीं मिलता है, तो सैंडलवुड आपको नहीं मिलता है। देयरफॉर द आंसर इज 1 and 2 ओनली। यूपीएससी ने आपके क्वेश्चन पूछा था, वेजिटेशन और सॉइल्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा है, लैटेराइट सॉइल पे पूछा है, और आपका हिमालयस में कैसी वेजिटेशन मिलती है इस पे भी क्वेश्चन पूछा। आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे वेजिटेशन ऑफ इंडिया पे। 2015 में ये क्वेश्चन था, अगर आप पर्टिकुलर रीजन है इंडिया के, यू आर इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया, द लोकल पॉपुलेशन ट्रेन द रूट्स ऑफ द लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिजेस अलोंग द स्ट्रीम। ये जो, अगर आप एक रीजन में हो, वो रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ के लोकल पीपल क्या करते हैं, ये जो ट्रीज है ना, इनके जो आपके इनके जो आपके रूट्स होते हैं, इनकी जो आपकी रूट्स होते हैं, उसको आप एक साथ ऐसे लगा देते हो और इसको आप बोलते हो ब्रिज। ये ब्रिज की तरह काम करेगा, देखो वाटर है नीचे, ये ब्रिज की तरह काम करा। तो ये झाड़ के आपने रूट्स लिए, जो रूट्स हैं, और आपने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया।
इसको आप बोलते हो लिविंग ब्रिज। वो पूछ रहा है ये कौन से प्रदेश में, कौन से रीजन में होता है। एट दिस ट्रीज पास दीज ब्रिजेस बिकम स्ट्रॉन्गर, और जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे टाइम होता है तो ये ब्रिज बहुत स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ये रूट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। आप कौन से रीजन में, देखो अगर आप ट्री के इतने रूट्स को ले पा रहे हो, ऐसा रीजन जहां पे ज्यादा बारिश होगी ये वहीं पे बनेगा कि उसके रूट्स को आप ले पाओ। काफी रेनफॉल कंडीशन हमको चाहिए। और आप अभी ऑप्शंस देखेंगे कि यूपीएससी ने जानबूझ के ऐसे 3 प्रदेश अलग दिए हैं और एक प्रदेश अलग दिया है। देखिए, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी बहुत बारिश नहीं होती है, झारखंड में भी बहुत बारिश नहीं होती है, और हिमाचल में भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है एज कम्पेयर टू मेघालय। एज कम्पेयर टू मेघालय, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये जनरली ये जो ट्रेडिशन है, जो आप रूट्स बनाते हैं ट्रीज के रूट्स को यूज करते हैं और ब्रिज बनाते हैं, ये जनरली नॉर्थ ईस्ट में देखा जाता है। इनको लिविंग ब्रिजेस भी कहते हैं। ये मेघालय में भी है, आपके नागालैंड रीजन में भी दिखता है। नॉर्थ ईस्ट का एक ही एग्जाम्पल जानबूझ के यूपीएससी ने दिया था, और इसका एग्जाम्पल है मेघालय। तो दिस इज योर वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया। आगे देखें, फिर से इंडिया में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। स्टेट्स को देखें, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। 3 स्टेट्स आपको दे दिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। और वो पूछ रहे हैं वेयर विल यू हैव अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड हिमाचल प्रदेश। दे आर आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल यू हैव ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी यू नीड रेनफॉल ऑफ ग्रेटर देन 250 सेंटीमीटर। आपको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और रेनफॉल आपको चाहिए 250 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी ज्यादा बारिश चाहिए, ज्यादा गर्मी चाहिए। तो कौन सा प्रदेश है? आपको हिमाचल प्रदेश में तो बहुत बारिश नहीं दिखती है, दिस वॉज रॉन्ग। आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। यस, अरुणाचल प्रदेश में आपका बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत गर्म। और मिजोरम में भी आपका काफी बारिश और काफी गर्म रीजन होता है। तो आंसर इज देयरफॉर 1 and 3। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ओशन पार्ट, द सॉइल पार्ट, द वेजिटेशन पार्ट, द सॉइल्स ऑफ इंडियन पार्ट। आगे बढ़े। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्री इज टीक इज अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। कौन से फॉरेस्ट की ये स्पीसीज जो टीक है, ये डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है। टीक कौन से फॉरेस्ट में मिलती है? क्या टीक मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट है, या टेम्परेट फॉरेस्ट है विद ग्रासलैंड्स? अगर आप ऑप्शंस देखें, टीक हमारे यहाँ मिलती है, इंडिया में मिलती है, काफी काफी दिखती है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स तो ये हो नहीं सकता। क्या ये थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट है? क्या ये राजस्थान में मिलती है, थॉर्नी फॉरेस्ट है? नहीं, ये थॉर्नी फॉरेस्ट भी नहीं है। क्या ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट नाम पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, 3 ट्री स्पीसीज के नाम जो फेमस है, एबनी, रोजवुड और महागनी। देखो ये भी वो नहीं है। ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये बेसिकली डेसिडुअस फॉरेस्ट है। टीक, साल, शीशम, नीम, ये सब डेसिडुअस फॉरेस्ट है। इसका आंसर है ए। द आंसर इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, सॉइल के बारे में क्या पूछा हुआ है। विथ रिफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल, सॉइल को लिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखें। हाई कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। आपके सॉइल में काफी हाई कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस अगर ज्यादा है, तो क्या आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा? ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सॉइल डज नॉट प्ले अ रोल इन द सल्फर साइकिल। हमारे यहाँ पे काफी बायोजियो केमिकल साइकिल है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो क्या सॉइल कोई रोल नहीं प्ले करता सल्फर साइकिल में? इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप बहुत ज्यादा इरिगेट कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद आपका लैंड सलाइन हो जाएगा। ये तो हम पंजाब रीजन में देख ही रहे हैं कि आपका इरिगेट करते जा रहे हो और जैसे जैसे इवेपोरेट होगा, टू कल्टिवेट इफ यू इरिगेट, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा। पानी के जो अंदर जो सॉल्ट्स हैं, पानी इवेपोरेट होने के बाद जो पानी के अंदर के जो सॉल्ट्स हैं वो रह जाएंगे। वाटर विल इवेपोरेट, as the water evaporates the salts will be left behind and आपकी सॉइल क्या हो जाएगी? सलाइन। तो ये वाटर के साथ उसके सॉल्ट्स होते हैं और वाटर भी होता है। पानी उड़ने के बाद सॉल्ट्स आर लेफ्ट बिहाइंड लीविंग योर सॉइल सलाइन। तो एक 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन चला जाता है। क्या सॉइल कोई रोल नहीं प्ले करता सल्फर साइकिल में? ये स्टेटमेंट गलत है। सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो
तो सल्फर साइकिल में सॉइल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2 तो आपका गलत है, ठीक है। या तो आंसर 3 ओनली है या तो 3 एंड 1 ओनली है। हाई ऑर्गेनिक कैपेसिटी, हाई कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल विल रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये गलत है। जितना ज्यादा आपका ह्यूमस होता है, ह्यूमस यानी चिपका हुआ एक मिक्सचर, जितना ज्यादा आपका ह्यूमस होता है उतनी आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है और उतनी ही आपकी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है अगर हाई ह्यूमस रहेगा तो, और सॉइल फर्टाइल भी रहेगा। तो ये आंसर गलत है। द आंसर देयरफॉर इज 3 ओनली, नॉट 1 एंड 3। आंसर देयरफॉर इज 3 ओनली, बी ओनली इज द आंसर देयर। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन था जो आपके पूछा हुआ है 2021 में। एक सवाना के बारे में बात करें। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स विद स्कैटर्ड ट्रीज, ठीक है। सवाना में ग्रासलैंड्स भी हैं और सवाना में ट्रीज भी हैं। सवाना में ग्रासलैंड्स है और सवाना में ट्रीज हैं। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ड इन चेक, यहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देखो ट्रीज तो हैं बट फॉरेस्ट नहीं है, ये ग्रासलैंड ज्यादा है। क्यों यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं बन रहा है? क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं और वो पूछ रहे हैं वो कंडीशंस बताओ कि यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं बन रहा है और थोड़ा सा ही ट्रीज है और ज्यादातर ग्रासलैंड्स है। क्या बरोइंग एनिमल एंड टर्माइट्स इसका रीजन है? आगे पढ़ते हैं, पता नहीं। क्या फायर इसका रीजन है? पता नहीं। क्या ग्रेजिंग हर्बीवोर इसका रीजन है? वी विल सी दैट। सीजनल रेनफॉल इसका रीजन है, ठीक है, साइड में पार्क करते हैं। क्या सॉइल प्रॉपर्टी इसका रीजन है? जब भी आप वर्ड सवाना सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए सवाना कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है। सवाना क्या है? ग्रासलैंड्स है। सवाना फॉरेस्ट क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि सवाना में इतनी रेनफॉल ही नहीं है। अगर काफी रेनफॉल आ जाएगी तो ग्रासलैंड्स से फॉरेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सीजनल रेनफॉल तो एक रीजन होगा ही, वरना तो फॉरेस्ट बन जाता। अब मुझे या तो आंसर 4 एंड 5 है या तो आंसर 2, 3 एंड 4 है, तो 1 एंड 2 एंड 1, 3, 5 एलिमिनेट हो जाता है। तो 4 तो रीजन है ही है, सीजनल रेनफॉल। अब क्या 5 रीजन है कि 2 और 3 रीजन? अगर आप जानते हैं, सवाना को कहते हैं फायर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सवाना को फायर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी क्या? जब कोई एक लैंड को आप छोड़ दो लंबे टाइम तक, उसके ऊपर काफी सारे एलिमेंट काम करेंगे, रेन, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, विंड, सब काम करेंगे और ओवर द टाइम ये लैंड में एक अपनी ही पर्टिकुलर वेजिटेशन आ जाएगी। उसको आप कहते हो क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी क्या? अपनी ही वेजिटेशन प्लांट पे आ गई, दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब सवाना को हम कहते हैं फायर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी सवाना में फायर बहुत कॉमन है, फॉरेस्ट फायर्स बहुत कॉमन। क्योंकि सवाना में फॉरेस्ट फायर्स बहुत कॉमन है तो क्या होता है, ट्रीज तो जल जाती हैं बट ग्रासेस नहीं जल पाते। ग्रासेस का अपना अडेप्टेशन होता है, दे आर रेजिस्टेंट टू फायर। कुछ कुछ ग्रासलैंड्स इन सवाना दे आर रेजिस्टेंट टू फायर, तो उसके कारण क्या होता है, फॉरेस्ट तो जल जाता है पर ग्रासेस रह जाते हैं। तो उसके कारण आपका कभी फॉरेस्ट पूरी तरीके से बन ही नहीं पाता और ग्रासेस ही रहती हैं। तो ऑब्वियसली फायर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो 2 और 4 आंसर है, तो 5, 4, 5 हट जाएगा। द आंसर विल बी 2, 3 एंड 4। हर्बीवोर्स भी जो होते हैं वो ग्रासेस को खाते हैं, वापस से न्यूट्रिशन आता है और वापस से ग्रासेस आती रहती है। तो आंसर इज 2, 3 एंड 4। सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सवाना के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें पता पड़ी कि सवाना फायर क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, सवाना में ग्रासलैंड इसलिए है क्योंकि बारिश कम है और हर्बीवोर भी ग्रासेस को प्रमोट करने में है, बट इसलिए आपका फॉरेस्ट पूरी तरीके से बन नहीं पाता। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज अ फेयरली इजी क्वेश्चन जो पूछा हुआ था यूपीएससी में 2021 में। ब्लैक कॉटन सॉइल है इंडिया का, दिस हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बना हुआ है? जो इंडिया में महाराष्ट्र रीजन है, गुजरात रीजन है, यहाँ पे आपका ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। कुछ पोर्शंस ऑफ कर्नाटका में, एमपी में और तमिलनाडु में भी ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। ये ब्लैक कॉटन सॉइल बना क्यों है? द ब्लैक कॉटन सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ, वही तो भी रॉक जो वेदर हुआ। हम जानते हैं जब इंडिया फ्रेंच रीयूनियन के ऊपर जा रहा था, जब इंडिया, पहले पूरा इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर में था, पैंजिया का हिस्सा था, इंडिया टूट गया और इंडिया नॉर्थ में मूव करने लगा। तो जब इंडिया मूव करने लगा तो अफ्रीका के पास से फ्रेंच रीयूनियन से पास हो रहा था, फ्रेंच रीयूनियन वॉल्केनिज्म हो रहा था। तो वॉल्केनिज्म के कारण ये वॉल्केनिज्म यहाँ पे आया, जिसको आप डेक्कन लावा ट्रैप भी कहते हैं। उसके कारण जब वेदरिंग हुई तो आपका रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल बना। तो रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल तब बना जब आपका वॉल्केनिक रॉक वेदरिंग हुआ था। तो क्या ये ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल है?
नो, ये ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल नहीं है। क्या ये ग्रेनाइट और शिस्ट है? नहीं, इससे आपका रेड सॉइल बन सकता है, इससे आपका कोई और सॉइल बन सकता है। शेल और लाइमस्टोन से भी नहीं वेदर प्रूफ बना है, ये फिशर वॉल्केनिक रॉक से बना है। ये दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2021 में ही क्वेश्चन पूछा है, एक रीजन दे दिया है और आपको बोला है आप आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा फॉरेस्ट है। लीफ लिटर डिकम्पोज करता है फास्टर। यहाँ पे यानी लीफ लिटर जो रहेगा वो पूरी तरीके से आपका डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आपके लैंड के ऊपर लीफ गिरी है तो वो काफी डिकम्पोज हो जाएगी और खत्म हो जाएगी जल्दी। इसमें काफी फास्टर होता है देन एनी अदर बायोम, और दूसरी बायोम में इतना फास्ट नहीं होता है। एज अ रिजल्ट सॉइल सर्फेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर, यानी सॉइल पे आपका क्योंकि लीफ लिटर डिकम्पोज हो गया तो कोई लीफ नहीं पड़ी रहती है और ये खाली बेयर होता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, यहाँ पे ट्रीज तो है ही, वेजिटेशन इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स दैट रीच इनटू द कैनोपी विकैरियसली बाय क्लाइंबिंग द ट्री और ग्रोइंग एज एपिफाइट। तो ट्री तो है, एपिफाइट भी है, और ये एपिफाइट ऊपर ब्रांचेस पे पहुंचते हैं। कि किसकी बात चल रही है, यानी सरफेस पे लीफ नहीं बचा, डिकम्पोज हो गया, यहाँ पे झाड़ है और झाड़ के साथ साथ यहाँ पे आपकी एपिफाइट्स जो हैं ये ऊपर पहुंचती है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉनिफरस फॉरेस्ट, ट्राइडेसिडस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आपने पहले वीडियो ढंग से सुना है तो आपको इसका आंसर ढूंढने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एक और वीडियो आएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, जो मैपिंग पे बेस्ड होगा, तो उस वीडियो के लिए आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट, ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो, बाय बाय।